नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीढ़ की हड्डी यह कहानी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। माथुर जी का जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1978 में हुई। परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृत पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा को महत्व दिखाया है। स्त्री शिक्षा पर आधारित है यह कहानी। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। कहानी में के पात्र समझ लेते हैं। उमा, जो कि एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उसके पिताजी है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर यह युवक है जो उमा को देखने आता है विवाह प्रस्ताव के लिए। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी। रतन जो है वो रामस्वरूप जी का नौकर है। अब यहाँ किस तरह से जो सीन है वो दिया गया है। सबसे पहले यहाँ एक कमरा है। एक कमरे में महाशय की पीठ। अब तख्त जो होता है लकड़े का बाकड़ा, लकड़े का पलंग, वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसके लिए वो तख्त वगैरह वहाँ बिछा रहे हैं। तो फिर यह कहानी की शुरुआत होती है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बिछा दे साहब। रामस्वरूप जी फिर कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन, ही। रामस्वरूप जी, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जा जल्दी। अब घर में मेहमान आ रहे हैं इसीलिए तख्त बिछाया है। और बीवी जी यानी कि जो उमा है उसको सितार और हारमोनियम भी बजाना है मेहमानों के सामने, इसलिए उसकी भी तैयारी की जा रही है। फिर प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप कहते हैं, फिर क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप जी, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप जी कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी दूसरा सवाल है, पढ़ाई दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। अब इतने में मेहमान पहुंच गए हैं। फिर रतन कहता है, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी। हाँ, आइए आइए। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? रामस्वरूप पूछते हैं। फिर गोपाल प्रसाद उस पर कहते हैं खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जो कि लड़का है जो माँ को देखने आया है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है फिर, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोविंद प्रसाद, अच्छा तो साहब फिर बिज़नेस की बात की जाए। अब लड़की देखने आए हैं और बिज़नेस उसको कह रहे हैं। लड़की भी देना है और उसके साथ उनको दहेज भी देना है, इसीलिए ये गलत वर्ड यूज़ किया है यहाँ। रामस्वरूप कहते हैं, बिज़नेस? ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ कर रहे हैं? दहेज मांगते हुए शर्म नहीं आ रही, लेकिन नाश्ते की बात करते हुए कहते हैं कि तकल्लुफ़ हो रहा है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद फिर से
कहते हैं उनको, जब रामस्वरूप अंदर चले जाते हैं। झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैग इतने में रामस्वरूप जी फिर नाश्ता लेकर आते हैं। आप माने नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। सी अभी तकल्लुफ़ हो रहा था, अब डिमांड शुरू हो गई है। शंकर कहता है फिर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। इस पर फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को तो बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप पूछते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि देने वाले जनाब चू भी न करेंगे। रामस्वरूप कहते, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। ये लीजिए। फिर नाश्ता बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? अब शंकर अपनी ही दुनिया में है। यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। फिर बीच में ही गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की खूबसूरत होना निहायत ही ज़रूरी है। और जायचा यानी उसका जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। अब यह विचार देखिए कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। जन्म पत्र क्यों चाहिए? कि उसकी जन्म तारीख यानी उम्र में ज़्यादा तो नहीं है, खूबसूरत चाहिए, उम्र भी ज़्यादा नहीं चाहिए और पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर रामस्वरूप जी इस पर कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है। जायचा माने कुंडली, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, फिर लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें सिलाई बुनाई आ गई तो काफ़ी होता है। इतना ये बातें चल रही होती है, तब रामस्वरूप जी हैं, अरे ज़रा पान तो देना। अब जैसे ही पान मांगते हैं, जो उमा है, उमा पान की जो प्लेट है वो लेकर आती है और पहले उसका सर नीचे होता है। जैसे ही सामने आने के बाद वो सर ऊपर उठाती है। गोविंद प्रसाद और उनका जो बेटा है शंकर, वो दोनों भी साथ में उमा को देखते हैं और साथ में बोलते हैं चश्मा, यानी उमा जो है वो चश्मा लगाए हुए है। अब जो रामस्वरूप जी है वो थोड़े से ऐसे डर गए हैं कि कहीं चश्मे की वजह से मेरी बेटी को मना ना कर दे, तो वो बात संभाल रहे हैं। जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब बेचारों को ऐसे बहाने बनाने पड़ रहे हैं कि चश्मा क्यों लगा है। गोविंद प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना? अब गोविंद प्रसाद पूछ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं करती ना? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना। अब रामस्वरूप कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई की ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे गाजे के पास। अब जहाँ उमा का हारमोनियम रखा था वहाँ उसे बैठना है थोड़ा सा गाना गाने के लिए। अब गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर छवि भी है, हाँ कुछ गाना बजाना भी सीखा है। अब उसको सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब पैर वगैरह में कोई फॉल्ट नहीं है, चेहरा भी ठीक ठाक है। रामस्वरूप जी फिर उस पर कैसे, जी सितार भी और बाजा भी, यानी उसे बजाना भी आता है और गाना भी आता है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा जो है वो भजन गाना शुरू करती है, गिरिधर गोपाल का। भजन गाते गाते अचानक से उसकी नज़रें शंकर की तरफ जाती है और जैसे ही वो लड़के को देखती है वो चुप हो जाती है। फिर उसके पिताजी पूछते हैं रामस्वरूप जी, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को निकलती है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप जी फिर कहते, थोड़ा और बैठी रहो उमा। फिर गोपाल प्रसाद कहते, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? अब गाना बजाना हो गया, पेंटिंग वेंटिंग पूछ रहे हैं।
रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर की भी। गोपाल प्रसाद फिर करते, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप जी कहते, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? अब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि इतना गाना वगैरह करती है, बजाना आता है, बाकी चीज़ें करती है, तो कभी कोई इनाम वगैरह जीता भी था? अब यहाँ उमा जो है वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, गर्दन झुकाए शांत बैठी हो उमा। वो पूछ रहे हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। तो रामस्वरूप जी है वो थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्सा छुपाते हुए कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से, हैं ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। अब गोपाल प्रसाद बोलते हैं, ज़रा इसे भी मुंह खोलना चाहिए। यानी अब कंटिन्यू वो रामस्वरूप जी ही जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए गोपाल प्रसाद कहते, ज़रा इसे भी जवाब देने दो। फिर रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो ठीक है, वरना। अब उमा जो है वो बहुत परेशान हो गई है इतने सारे सवालों से गोपाल प्रसाद के, तो वो जवाब दे देती है कि आपको पसंद आती हो तो बोलिए। फिर ये सुनकर रामस्वरूप एकदम चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद जी ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अब जो गोपाल प्रसाद है वो भी गुस्से में आ गए हैं कि आपकी बेटी तो इतना हमसे मुंह लड़ा रही है। उमा तेज़ आवाज़ में कहती, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल करे जा रहे हैं कि ये आता है वो आता है, ये जानती हो वो जानती हो, सो ये भी एक तरह से इंसल्ट ही है ना। फिर शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब रामस्वरूप जी चुप है। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। यानी अब सारी की सारी पोल खोल दी है उमा ने गोपाल प्रसाद जी की। फिर रामस्वरूप कहते हैं, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े हो गए हैं क्योंकि उमा जो है वो सब कुछ जानती है, शंकर के बारे में भी और गोपाल प्रसाद जी के बारे में भी, और उसने सारा उनका काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। तो गोपाल प्रसाद फिर एकदम खड़े, बस बहुत हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। अब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और आपने तो झूठ बोला है, इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया है। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी कि बैकबोन। अब शंकर और उसके पिता एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि बैकबोन इससे कैसे पता उमा को। यानी ये उमा शंकर की ही कॉलेज में पढ़ती है, यानी इसे सब पता है शंकर के बारे में, इसीलिए दोनों भी वहाँ से रुलाई सी यानी एकदम छोटा सा चेहरा बनाकर निकल जाते हैं। अब ये लिया है भूर का तारा इस एकांकी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।